आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे राह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा दुनिया के कई हिस्सों में दिखे साल के पहले सूर्य ग्रहण की तो है ही, मालवन समुद्र तट पर ड्रोन कैमरे में कैद हुए डॉल्फिन के झुंड की भी है। देखिए, आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा जो दोपहर 3:26 से लेकर शाम 7:57 तक रहा। इस दौरान बताया गया कि शाम 5:13 से लेकर शाम 6 बजे के बीच सूर्य ग्रहण पीक पर रहा और इसी दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आया। हालांकि सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, मॉरिशस, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में ही दिखा। भारत में ये दिखाई नहीं दिया। एमपी के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन चल रहा है, जहां लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। 14 फरवरी से ही यहां रुद्राक्ष महोत्सव शिव महापुराण कथा भी शुरू हो चुकी है। रुद्राक्ष महोत्सव में एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। वहीं कुबेरेश्वर धाम में महाशिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के तौर पर मनाया गया। खुद पंडित प्रदीप मिश्रा ने ग्रीन शिवरात्रि के तहत 12 विशेष पौधे रोपे जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये पर्यावरण हितैषी आयोजन आध्यात्मिकता को प्रकृति संरक्षण से जोड़ने की पहल है। मथुरा के पास वृंदावन में क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने पहुंचे। दोनों सुबह लगभग 5:30 बजे केली कुंज आश्रम वृंदावन पहुंचे थे, जहां वो प्रेमानंद जी के सानिध्य में लगभग 1 घंटे तक रहे। विराट कोहली और अनुष्का पहले भी कई बार संत प्रेमानंद जी महाराज के दर्शनों के लिए वृंदावन आ चुके हैं। कोंकण के प्राकृतिक सौंदर्य की एक मनमोहक झलक मालवण के समुद्र में देखने को मिली, जहां करीब 70 से 75 डॉल्फिन का झुंड एक साथ विचरण करते हुए ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। इस अद्भुत नजारे की हर तरफ सराहना हो रही है। मंत्री नितेश राणे ने ट्वीट कर इस पर खुशी जाहिर की। यहाँ का प्राकृतिक नजारा जितना मनमोहक है उतने ही सुंदर यहाँ के समुद्री तट भी हैं, जिसकी वजह से पर्यटक हमेशा आकर्षित होते हैं। मालवण के समुद्र में एक साथ डॉल्फिन के झुंड का विचरण करना पर्यटकों के लिए किसी पर्व से कम नहीं होगा। दक्षिण कश्मीर के शोपियां के दुबजान पर्यटन स्थल को फिर से खोलने की घोषणा के एक दिन बाद पर्यटन विभाग ने कश्मीर पर्यटन सर्किट के इस स्थल पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक शीतकालीन कार्निवल का आयोजन किया। शोपियां मुगल रोड पर मौजूद ये खूबसूरत जगह घाटी के पर्यटन कैलेंडर में धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही है। इस कार्निवल में बर्फ के खेल, इग्लू बनाना, संगीत, गीत और नृत्य के साथ साथ अन्य मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गयी, जिसमें भाग लेने आए पर्यटक और स्थानीय लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कार्निवल में हजारों लोगों ने भाग लिया। इलाके में अभी भी 3 से 4 फीट बर्फ है। बर्फ उत्सव में कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हुए स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के रंग की। केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि कश्मीर के सोनमर्ग की वादियां भी इन दिनों खूब गुलजार हैं। यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्नो स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय युवा और पर्यटकों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। वहीं जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भी स्नो मैराथन का आयोजन किया गया, जो शहीद जवानों को समर्पित थी। शानदार मौसम, बेहतरीन नजारा, जमीन पर बर्फ की चादर और खिलाड़ियों का उत्साह। ये मनमोहक दृश्य जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का है, जहां बर्फ की सफेद चादर से ढके मैदान रंगारंग खेल परिसर में तब्दील कर दिया गया, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों में जबरदस्त उत्साह भी दिखाई दिया। पिछले दिनों हुई अच्छी बर्फबारी से सोनमर्ग की वादियां गुलजार हैं और हर साल की तरह इस साल भी स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसमें क्रिकेट से लेकर कबड्डी तक कुल 7 खेल शामिल किए गए, जिसमें घाटी के युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी और बर्फ के बीच खूब आनंद भी लिया। एडवेंचर के साथ साथ जो यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट भी किया और यहाँ का जो नज़ारा है यहाँ का उसका भी लुत्फ़ उठाया। जैसे कि यहाँ पे 7 गेमें ऐसी थी जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्नो शो, टग ऑफ वॉर, खो खो और कबड्डी। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पार्टिसिपेट करके। विंटर गेम्स देश भर के एथलीट्स को जमीनी स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने और निखारने का मौका देता आया है। इसलिए इस खास आयोजन में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्नो शू, रस्साकशी, खो खो और कबड्डी जैसे खेल शामिल थे।
काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। बच्चों ने ऑलमोस्ट 200 पार्टिसिपेंट्स थे। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया, काफ़ी अच्छे से इंटरेस्ट दिखाया और काफ़ी ज़्यादा जोश था हर एक बच्चे में, हर एक इवेंट में बहुत ज़्यादा जोश दिखाया। और एक हिसाब से ये रिक्रिएशन फ़न एक्टिविटी थी, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये हर एक गेम खेलने में। बर्फ के बीच खेलों के आयोजन से सैलानियों को भी अनोखे तोहफे का एहसास हुआ, जिससे इस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और स्थानीय लेवल पर रोजगार में भी इजाफा हो सकता है। दोनों तरफ बर्फ के पहाड़ और बीच में साफ सड़क और सड़क पर हाथ में तिरंगा थामे लोग और खिलाड़ी। ये दौड़ शहीदों को सम्मान देने के लिए आयोजित की गई। इस दौड़ में शामिल हर शख्स देश के जवानों को अपनी दौड़ से सलाम कर रहा है, उनके बलिदानों को याद कर रहा है। जम्मू कश्मीर के भदरवाह में शहीदों के लिए दौड़ थीम के तहत 5 किलोमीटर का स्नो मैराथन का आयोजन हुआ। इस मैराथन में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से एथलीट और खेल प्रेमी पहुंचे, जिन्हें स्थानीय लोगों का भरपूर साथ और सहयोग मिला, जिससे प्रतियोगिता में 4 चांद लग गए। वहीं इस मैराथन को लेकर लोगों का जज्बा भी देखने लायक था। सर, जब आपके हाथ में ये तिरंगा है ना, देखिए हमारे फौजी सियाचिन की उस माइनस टेम्परेचर में हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। हमें इस मैराथन में 5 किलोमीटर का मैराथन है, जहाँ इतनी अच्छी धूप झलक रही है, हमें वो एहसास दिलाती कि हमारे फौजी जो हैं हमारे लिए सियाचिन की उस ठंड में हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, देश के लिए अपनी जान निछावर करते हैं। तो क्या हमारा इतना सा फर्ज नहीं बनता है कि हम 5 किलोमीटर का दौड़, मुझे लगता है हमें अगर 50-500 किलोमीटर का भी मैराथन होना, उनके लिए वो ट्रिब्यूट भी कम है। जय हिंद, जय भारत। लोगों ने पूरे उत्साह के साथ स्नो मैराथन में भाग लिया और शहीदों के पराक्रम को याद किया। कई लोगों का ये कहना था कि बेहद ठंडे इलाके में भी हमारे जवान देश की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये मैराथन क्या है? हम ये देखें कि वो किस मेहनत में, किस सख्ती में अपनी ड्यूटी देते हैं। हम ये छोटा सा 5 किलोमीटर का रन कर रहे हैं, हमें इसमें समझ आ रही है कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने एक छोटा सा ट्रिब्यूट उनको, उन शहीदों के नाम ये ट्रिब्यूट किया है। एक जुनून है, एक भारत माता के लिए, अपने देश के लिए। आज कोई फर्स्ट नहीं है, कोई सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, बस भागना है और एक अपनी एक श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है हमारे मार्टर्स के लिए, हमारे शहीदों के लिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की। 5 किलोमीटर की छोड़ो, 50 किलोमीटर की भी होती तो भी हम भागते, चल के जाते, जैसे भी जाते, लेकिन देश के लिए सब कुछ कुर्बान है। हमारा हर दिन जो है देश के लिए है। भद्रवाह में हुआ मैराथन भले ही शहीदों को समर्पित किया गया, लेकिन इसका थीम था फील द स्नो, फील द प्राइड। ये दौड़ भद्रवाह के चिंता से शुरू होकर जय घाटी पर समाप्त हुई। इस मैराथन का आयोजन भारतीय सेना की 4 राष्ट्रीय राइफल्स, डोडा जिला प्रशासन और भद्रवाह विकास प्राधिकरण ने किया। इस आयोजन का उद्देश्य सैनिकों को श्रद्धांजलि देना भी था। ये मैराथन सिर्फ कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं थी, दिस वाज अ मैसेज एंड अ ट्रिब्यूट टू द मार्टियर्स। हम अब जानते हैं 1 महीना पहले एक हादसे में हमारे 10 जवानों की बेशकीमती जानें गई और आज ये उनको याद करते हुए हमने ये फंक्शन किया। और इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं उनको एक प्रोत्साहन दिया कि वो हमारी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करें। ना सिर्फ ये, एक फोकस था कि टूरिज्म को प्रमोशन मिले ताकि इस एरिया के जो लोग हैं उनकी आमदनी बने, उनका रोजगार बढ़े। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज का स्नो मैराथन था, जिसमें बच्चों ने बहुत ही एक जज्बात से, एक देशभक्ति के प्रतीक मानते हुए इसमें पार्टिसिपेट किया और एक अच्छी कल्बिनेशन आज हमने देखा यहाँ पे हुई। इस मैराथन का मकसद इलाके के विकास को सैलानियों की नजर में लाना है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है आगे इस सीज़न में आने वाला है और इससे यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ की जो है वो कहीं न कहीं आय भी बढ़ेगी। ये आयोजन ऑपरेशन सद्भावना के तहत किया गया। सेना और प्रशासन का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से स्थानीय लोगों का जुड़ाव बढ़ता है और इलाके के विकास को बढ़ावा भी मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। दिल्ली में चल रही एआई इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर का शुभारंभ हुआ। इसी सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
मुंबई में आज पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। लोक भवन में हुई इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, नवाचार और इंडो पैसिफिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति बनी। इसके अलावा दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि इस साल भारत और फ्रांस मिलकर इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां वेब्स क्रिएटर्स कॉर्नर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द क्रिएट इन इंडिया मिशन शुरू करेगी, जिसका मकसद देश को वैश्विक स्तर पर पसंदीदा प्लेटफॉर्म बनाना और भविष्य के लिए तैयार टैलेंट पाइपलाइन को तैयार करना होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगले 2 सालों में भारत के एआई इकोसिस्टम में $200 बिलियन से ज्यादा निवेश आने की उम्मीद जताई। उनके मुताबिक निवेश एआई के सभी 5 लेयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूट, डेटा, मॉडल्स और एप्लीकेशंस को कवर करेगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। यहां सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वालों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। शिक्षा नगरी के रूप में पहचान बना चुका राजस्थान का कोटा शहर अब स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी देश के लिए मिसाल बनने जा रहा है। ये देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां सार्वजनिक स्थानों पर एईडी यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मशीनें लगाई जाएंगी, ताकि कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में मरीज को तुरंत सहायता मिल सके। पहले चरण में 5 प्रमुख स्थानों पर ये मशीनें लगाई जाएंगी। हार्ट वाइज सोसाइटी की ओर से आयोजित सेव अ हार्ट अभियान के दौरान इसका ऐलान किया गया। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित होने वाले एईडी मशीनों का लोकार्पण किया। बिहार के समस्तीपुर में लोग पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का जमकर लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में इस योजना को घर घर तक पहुंचाने के मकसद से यहाँ एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए मेले में कई स्टॉल लगाए गए। साथ ही 15 ऐसे परिवारों को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया और उनका बिजली बिल पिछले कुछ महीनों से जीरो आ रहा है। ऐसे उपभोक्ताओं को डीएम ने मेले में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। और अब बात देश के पहले जाति मुक्त गांव की। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का सौंदाला गांव आज जाति मुक्त ग्राम के रूप में चर्चा में है, लेकिन ये बदलाव एक दिन में नहीं आया। इसकी पटकथा वर्षों से चल रही सामाजिक चेतना और ग्राम सभा के ठोस संकल्प से जुड़ी। सामाजिक समानता की ये कहानी अब सौंदाला गांव की पहचान बन चुकी है। सौंदाला गांव में जहां पानी साझा है, पंगत साझा है और अब भविष्य की पहचान भी साझा होने की ओर आगे बढ़ रही है। यहाँ न कोई ब्राह्मण, न कोई राजपूत और न ही कोई दलित। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का सौंदाला गांव भारत का पहला आधिकारिक जाति मुक्त गांव बन गया है। यहाँ ग्रामीणों ने अपनी जाति छोड़कर केवल भारतीय पहचान को अपनाया है। भारत जैसे देश में अक्सर राजनीति और समाज की जड़ें जाति में सिमटी नजर आती हैं। वहीं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के सौंदाला गांव ने जाति को धता बताकर इतिहास रच दिया। अब यहाँ हर व्यक्ति की पहचान सिर्फ भारतीय है। सौंदाला गांव के सरपंच शरद अरगड़े ने इस चुनौती को स्वीकार किया और गांव वालों ने एकजुट होकर एक पंचायत में हाथ उठाकर अपनी जाति छोड़ने का संकल्प लिया। जात पात ना पूछे कोई, जो हरि को भजे वो हरि का होई। ये भगवान भी नहीं देखता कि कौन सी जात का है, सिर्फ भगवान भक्ति देखता है। इसी तरह से हम हमारे काम से जाने जाते हैं, हमारी जात से नहीं जाने जाते। और इसी तरह से हमने गांव को ऐसा बताया है कि हम जात से नहीं पहचानेंगे, हम हमारे काम से पहचानेंगे। इसलिए हमें ठहराव दिया। जाति छोड़ने के संकल्प के साथ ही कुछ ठोस नियम बनाए गए, जिसका पालन गांव के हर व्यक्ति को करना अनिवार्य है। मसलन स्कूल रजिस्ट्रेशन में बच्चों के जाति सूचक सरनेम की जगह पिता का नाम या भारतीय लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किसी भी त्योहार या उत्सव में अब अलग अलग टोलियां नहीं, बल्कि एक ही पंगत होगी। मंदिर हो या सार्वजनिक कुआं, हर ग्रामीण का हक बराबर होगा।
हालांकि सौंदाला गांव में अनुशासन कोई नई बात नहीं है। 2008 से सरपंच रहे अरगड़े ने गांव में गाली गलौज करने पर जुर्माना लगाने का नियम बनाया था। अब तक 13 लोगों को इस नियम के तहत जुर्माना लगाया जा चुका है। हमारे गांव में जातिवाद नहीं था, लेकिन हमारे समाज में कुछ अलग अलग गांव में जो अभी हो रहा है जात पात का, उसको देखकर हमने ये निर्णय लिया है। हमारे गांव में तो नहीं है, हमारे गांव में सब हम एक साथ रहकर काम करते हैं, हम एक साथ रहकर गांव का विकास करते हैं। लेकिन बाहर की परिस्थिति देखकर हमने निर्णय लिया है। आपके माध्यम से हम सरकार से भी एक गुजारिश करेंगे कि हमारे गांव ने जो निर्णय लिया है, जो ठराव पारित किया है, ऐसा ठराव आप सरकार के द्वारा हर ग्राम पंचायत के द्वारा पारित करना चाहिए। गांव वालों ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है और अपील की है कि ऐसी पहल पूरे महाराष्ट्र में होनी चाहिए। हमारे गांव में 5 फरवरी में जो दांत मुक्त ठराव लिया था, उससे सब लोगों ने प्रोत्साहन दिया है। और हमारे गांव में हमारे यह प्रयत्न है कि हम दांत मुक्त गांव करेंगे और सभी लोगों को यही निवेदन रहेंगे हमारे गांव से कि कोई भी आपस में जाति को लेकर वाद विवाद ना करे। वहीं कुछ महिलाओं ने कहा कि पहले भेदभाव होता था, लेकिन इस निर्णय के बाद सारा भेदभाव मिट जाएगा और हम सब एकजुट होकर एक साथ रहेंगे। हाँ, ठहराव बहुत ही अच्छा है। आने वाले भविष्य के पीढ़ी पे उसका असर हो जाएगा। बच्चों में भी जातिवाद भेदभाव की भावना नहीं निर्माण होंगी, बच्चे भी अच्छे से रहेंगे। और हमारे गांव में पहले से जातिवाद नहीं था और अभी शरद राव सरपंच के अध्यक्षता के नीचे ये ठराव मंजूर किया गया है, तो उसकी वजह से और बच्चों पे असर हो जाएगा। जातिवाद नहीं होगा, भाई बहन के जैसे रहेंगे, सब अच्छा ही होगा। सौंदाला गांव की आबादी करीब 25,000 के आसपास है और यहाँ के लोग अब जाति के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव या पहचान खत्म करने का संकल्प ले चुके हैं। आज 2 फरवरी 2026 में जो ग्राम सभा हमने ली है, उसमें जात मुक्त गांव घोषित करने का हमने निर्णय लिया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि हमने समाज में जो जाति पाति के वजह से जो कई भेदभाव किया जाता है, उसको हमने रोकने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। उसमें समाज व्यापी जाति भेदभाव, उच्च नीच, रूढ़ि परंपरा, सामाजिक विभाजन से है, वो हमने दूर करने की छोटे सा प्रयत्न किया। अहिल्यानगर के सौंदाला गांव की इस पहल को सच्चा लोकतंत्र कहा जा रहा है। हालांकि सरकारी दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र, रिजर्वेशन जैसी संवैधानिक व्यवस्थाओं के बीच इसे लागू करना चुनौती भरा होगा, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशासनिक पहचान से कहीं ज्यादा जरूरी है कि मानसिक रूप से जाति मुक्त हों। अहिल्यानगर से रोहित प्रहलाद बाल्के के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज़ वक्त पर आ गए हैं धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। मंगलवार को सेंसेक्स 174 अंकों पर चढ़कर 83,451 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 43 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 25,725 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 2200 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,57,000 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 5,000 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,45,000 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। मंगलवार को रुपया 5 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 69 पैसे हो गई।
मारुति सुजुकी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने अपनी ई-विटारा को 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 360 डिग्री कैमरा, एयर बैग और लेवल 2 एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। दावा है कि ये कार एक बार फुल चार्ज करने पर 543 किलोमीटर से ज्यादा चलती है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 11 लाख रुपए रखी गई है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। हर साल की तरह इस साल भी लाखों छात्र छात्राएं परीक्षा देने पहुंचे। इस बार 24 लाख लड़के और 19 लाख लड़कियां 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। कुल मिलाकर 43 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा के लिए पहले ही बोर्ड की तरफ से तमाम तैयारियां की जा चुकी थी। हालांकि परीक्षा 10:30 बजे से शुरू हुई, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए थे। वहीं इस बार कई नियमों में भी बदलाव किया गया है और 10वीं के छात्रों को 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका दिया जा रहा है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में पहले ही दिन सबसे मुश्किल गणित की परीक्षा रखी गई। आमतौर पर गणित को बीच में या फिर आखिर में रखा जाता था। और 12वीं के छात्रों की बात करें तो पहले ही दिन बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे विषयों की परीक्षा हुई। वहीं बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा भी आज से शुरू हुई। बिहार के गोपालगंज में मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन ही एक परीक्षा केंद्र की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने के बाद कई छात्राओं ने गेट नहीं खुलने पर दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया। लेट होने की वजह से एंट्री नहीं मिलने पर छात्राओं ने एक कदम उठाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। परीक्षा के दौरान सामने आई इन तस्वीरों ने सभी को हैरान कर दिया है। राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी के परीक्षा केंद्र पर बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों ने बताया कि उन्होंने अच्छे से तैयारी की है। हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार ने परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं से बात की और उनकी राय जानी। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही छात्र बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और छात्रों में काफी उत्साह है। आज पहला पेपर मैथ का है। हम आपको एक तस्वीरें दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। ये तस्वीर जो है ये परीक्षा केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां पर यहाँ पर काफी भीड़ है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी भीड़ है। सुबह से बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और मैं दूसरों को बोलूँगा चाहूँगी कि वैसे लोग अच्छे से अपना मैथ का एग्जाम तो क्वेश्चन प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तैयारी पूरी की हो? बहुत बढ़िया है तैयारी तो। कैसा एग्जाम की तैयारी है, क्या कहोगे? तैयारी एकदम बहुत तगड़ा है अंकल, क्या बताऊँ आपको। कैसा आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? बढ़िया, एकदम टॉप का। तो कैसा तैयारी है परीक्षा की? बेस्ट है, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात करेंगे दिल्ली के एक IAS अधिकारी की, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण का प्रण ले रखा है और इसके लिए वे वीकेंड पर क्लास लगाते हैं और बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि अपनी जिंदगी में प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं बल्कि प्रकृति को बचाने के लिए भी काम करना है। राजधानी में करीब करीब साल भर दिल्ली वालों को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है। इस प्रदूषण को दूर करने में सरकार से लेकर स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी हुई हैं। स्थानीय लोग भी अपने अपने स्तर पर प्रदूषण दूर करने की लड़ाई में योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही एक IAS अधिकारी हैं रोहित मेहरा, जो आमतौर पर अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहने के बावजूद प्रकृति को सेहतमंद रखने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। यह हर वीकेंड पर बच्चों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने के लिए क्लास लगाते हैं। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच एक ऐसी क्लास लगाई जाती है जहां पर सिर्फ आपको ये पेड़ नजर आ जाएंगे, ये नन्हे पौधे नजर आ जाएंगे, ढेर सारी मिट्टी नजर आ जाएगी और नजर आएगी उसके साथ जिज्ञासा इन सब के बारे में सीखने की, कि किस तरीके से जिंदगी जो है वो कहां से और कैसे शुरू हुई। दिल्ली के किदवई नगर में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर हर एक वीकेंड क्लास लगाई जाती है, जहां पर सिर्फ बताया जाएगा कि किस तरीके से प्रकृति से जुड़ा जाए। स्कूल ऑफ ट्रीज में हम आपको आज लेकर आए हैं और यहाँ पे सिर्फ आपको प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें ही नजर आने वाली है। पेड़ पौधे नजर आ जाएंगे, नन्हे बच्चे आपको बहुत सारे बैठे हुए नजर आएंगे और सिर्फ
यहाँ पे कोई किताबें आपको नजर नहीं आएगी, किसी तरीके की आपको यहाँ पर स्कूल नहीं है, क्लासरूम नहीं है, बस दरी पे बच्चे बैठे हैं मिट्टी के साथ, गमलों के साथ, और किस तरीके से प्रकृति से जुड़ा जाए, किस तरीके से पेड़ सांस लेते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें जो है इन बच्चों को यहाँ पर सिखाई जाती है। पेड़ कैसे सांस लेते हैं, पत्तियां पहाड़ों में पतली और दिल्ली में मोटी क्यों होती है, अगर फोटोसिंथेसिस रुक जाए तो जीवन कैसे खत्म हो सकता है, जैसे सवालों के जवाब बच्चों को बताया तो जाता ही है और उन्हें प्रकृति से प्रेम करना भी सिखाया जाता है। हमारे बच्चों को बाकी जनरल चीजें पता होती हैं, ब्रांड्स पता होती हैं, सब कुछ पता होता है, पर जो हमारी जीवन का उद्गम है, पेड़ या पत्ते, वो नहीं पता। तो ये यही प्रयास है कि उनको दोबारा धरती माता से जोड़ना, पेड़ों से जिनको हम पूर्वज मानते हैं उनके साथ जोड़ना। तो यही हमारी मेरी और मेरी वाइफ का ही एम है कि हम बच्चों को पेड़ों के साथ जोड़ें, एनवायरनमेंट के साथ जोड़ें, पंच तत्व के साथ जोड़ें, मिट्टी के साथ जोड़ें। तो यही हमारा लक्ष्य है। पिछले 10-12 सालों से रोहित और उनकी पत्नी ने सस्टेनेबल जीवन शैली अपनाई हुई है। घर में प्लास्टिक की बोतलों से वर्टिकल गार्डन बनाया है और अमृतसर में देश का पहला ट्री हॉस्पिटल भी शुरू किया है। लेकिन असली बदलाव तब आया जब उन्होंने महसूस किया कि आज के बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हम शुरू से प्लांटेशन करते हैं, हमें काफ़ी आपको विदित होगा कि हमने हमारे पास एक लिम्का रिकॉर्ड है वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्टिकल गार्डन लगाने का। हमने 600 के आसपास जंगल लगाए हैं। तो हमें लगा कि यदि बच्चों के यहाँ एक बीज डाल दिया जाए तो वो बीज मैनिफेस्ट होगा। बाकी स्कूलों के बच्चों को यदि हम इस तरह से ट्रेन करना शुरू हो जाए तो अपने आप दिल्ली का, भारत का जो एनवायरनमेंट है चेंज हो जाएगा। उसके बाद मुझे ये लगा कि बच्चों में ग्रीन ग्रूमिंग, ग्रीन पेरेंटिंग, ग्रीन स्कूलिंग बहुत जरूरी चाहिए। यहाँ की क्लास में सिर्फ पौधों के बारे में ही नहीं बताया जाता बल्कि उन्हें होमवर्क भी दिया जाता है। हर एक बच्चे को होमवर्क मिलता है कि आप एक पौधा उगाकर लेकर आइए, खाली गमला ले जाइए, पौधा उगाकर ले जाइए। इमेजिन करिए इसमें से 90% के पौधे उगाए हैं, तो वो कितनी बढ़िया चीज होगी। तो परमानेंटली एक तरह से वो एक ग्रीन उनकी फिंगर्स बन जाएंगे। 2025 में स्कूल ऑफ ट्रीज की शुरुआत हुई। इस पाठशाला में सीखने के लिए ना तो कोई फीस लगती है और ना ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बस पेड़, मिट्टी और सीखने की आजादी। क्लासरूम है, एक स्कूल जाते हो जहाँ पर, और एक ये क्लासरूम है, कितना फर्क आप समझते हो? मतलब बहुत फ़र्क है वहाँ पर। मतलब कि ये कि वहाँ पर हमारे वो भी एक क्लासरूम है जो मतलब हम वहाँ पर पढ़ते हैं, पर इस चीज़ की भी नॉलेज हमें होनी चाहिए, तो इससे भी हमें मतलब काफ़ी वो मिलता है फ़ायदा वगैरह वगैरह। अच्छा, प्रैक्टिकल तरीके से आप लोग ये सब कर पा रहे हो, स्कूल में कभी इस तरीके से कर पाते हो? नहीं, मिस करते हो ये चीज़? ये स्कूल किताबों से आगे की शिक्षा देता है और सिर्फ बच्चों को पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ना भी सिखाता है। इस स्कूल में ये भी सिखाया जाता है कि प्रकृति से सिर्फ लेना नहीं है बल्कि प्रकृति को देकर भी जाना है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।